Good morning. Today our Good, topic is good morning, theories ma'am. of teaching, formal theories, descriptive theories, normative theories. ठीक है? Good morning everyone. ये तीनों थ्योरीज हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे एंड आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्लास में हमने पिछला कंप्लीट कर लिया था। निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Theories of teaching. What are the theories of teaching? Describe different type of theories. थ्योरीज क्या होती हैं भाई? शिक्षण के वे सिद्धांत जो हमें ये बताते हैं। बेटा टॉपिक फर्स्ट यूनिट का आपका चल रहा है थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत। जो थ्योरीज होती हैं हमारी, यानी कि ये हमें बताती हैं कि हमें अपनी टीचिंग कैसे करनी है। ठीक है, जो थ्योरीज हैं वो क्या है? हमारा एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है जो हमें गाइड करता है कि हमें अपनी टीचिंग या स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, ये टीचर के शिक्षण, पाठ्यक्रम डिजाइन करने और छात्रों के साथ संवाद करने के संरचित तरीके प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि ये जो थ्योरीज होती हैं ये हमें क्या बताती है? एक टीचर को कैसे क्लासरूम में टीचिंग करनी है, कैसे अपना कैरिकुलम डिजाइन करना है, कैसे अपने छात्रों स्टूडेंट्स के साथ उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो ये सारे तरीके हमें क्या है, ये थ्योरीज बताती हैं कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ आपको, जिसकी भी डेफिनेशन आपको इजी लगे उसकी डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दे रखी है भाई, केलिरगर के अकॉर्डिंग a theory of teaching is a set of interrelated construction definitions propositions which present a systematic view of teaching by specifying relations amongst variables with a purpose of explaining and predicting। ठीक है भाई, टीचिंग का जो सिद्धांत है वो आपस में क्या है, परस्पर जो भी हमारे रिलेशन है उनके फॉर्मेशन, डेफिनेशन और जितने भी हमारे क्या है परिपोजिशन, उनका क्या है, एक सेट है जो टीचिंग की एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रस्तुत करता है और जो क्या है अलग अलग वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड है, उसे समझने में और फोरकास्टिंग करने का उद्देश्य रखता है। यानी कि सिंपल से वर्डों में देखा जाए तो टीचिंग का जो सिद्धांत है वह बहुत सारे कंसेप्ट को फॉर्मेशन करता है, डेफिनेशन देता है। टीचिंग का क्या है, एक सिस्टमैटिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है और फ्यूचर में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये चीजें हमें बताता है। ठीक है, टीचिंग की थ्योरी यानी कि जो ये थ्योरीज हैं, ये जो सिद्धांत हैं, इनकी मदद से एक टीचर अपनी जितनी भी टीचिंग एक्टिविटीज हैं, जो भी उसका बिहेवियर है, जो पढ़ाने का तरीका है, उन सब की क्या करता है टीचर, प्लानिंग करता है। ठीक है, और उसे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है और कंट्रोल भी करता है और छात्रों का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है। टीचिंग के ये जो सिद्धांत है ये एक टीचर के लिए गाइडेंस का काम करते हैं। ठीक है, टीचर को गाइडलाइंस देते हैं कि भाई आपको इस तरीके से क्लासरूम में टीच करना है, ताकि एक टीचर की जो टीचिंग है वो क्या हो सके, और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके और अच्छे तरीके से वह उसको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब क्या बताया गया है इसने, टीचिंग की जो थ्योरीज हैं, तो ये तो था थोड़ा सा टीचिंग थ्योरीज के बारे में। सिंपली वर्ड में देखो तो टीचिंग थ्योरीज क्या होती है, टीचिंग थ्योरीज वो गाइडलाइंस होती हैं एक टीचर के लिए जो हमें बताती है कि किस तरीके से हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जो उद्देश्य हैं, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताती हैं, टीचिंग थ्योरीज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के
टीचिंग थ्योरीज की 3 प्रकार की यहाँ पर आपकी क्या है टीचिंग थ्योरीज को बताया गया है। एक है आपकी फॉर्मल थ्योरीज यानी कि औपचारिक सिद्धांत, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव थ्योरी शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत, और थर्ड है आपका नॉर्मेटिव थ्योरीज, ठीक है, शिक्षण के मानक सिद्धांत। ठीक है, तो शिक्षण के इन प्रिंसिपल्स में 3 है। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षण के फॉर्मल थ्योरीज की। ठीक है, फॉर्मल थ्योरीज में आप कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ोगे? म्यूटिक थ्योरी पढ़ोगे, आप कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ोगे, चेंज थ्योरी पढ़ोगे, इंक्वायरी थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में किस किस की है? गेने की लर्निंग थ्योरीज दे रखी है, उसके बाद एटकिंसंस की दे रखी है, ब्रूनर की दे रखी है, और उसके बाद जो आपकी नॉर्मेटिव थ्योरी है उसमें कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, साइकोलॉजी थ्योरी और जर्नल थ्योरीज। क्या सभी की बुक में ऐसे ही डिफाइन कर रखा है फॉर्मल थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और नॉर्मेटिव थ्योरी को? यस मैम। ठीक है बेटे, चलिए यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर अब बात करते हैं हम फॉर्मल थ्योरीज पे आते हैं। फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। फॉर्मल देखो, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं ये हमारा फॉर्मल वे है, ठीक है, तो टीचिंग का तो क्या है आपका फॉर्मल वे ही है। अब फॉर्मल थ्योरीज में किसकी बात आती है कि टीचिंग के फॉर्मल थ्योरीज वे एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके माध्यम से टीचिंग की एक्टिविटी और टीचिंग का जो रिजल्ट है उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके। यानी कि फॉर्मल थ्योरी वो है जिससे मैं अपनी जो टीचिंग की जो भी एक्टिविटी यानी कि तुम्हें जैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया, कि मैं जो टीचिंग कर रही हूँ उसका रिजल्ट और ज़्यादा इफेक्टिवली बने, यानी कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि मेरी टीचिंग आपको क्या लगे, इफेक्टिव लगे, आप प्रभावित हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाए जल्दी। ठीक है, ये इसलिए हमारी तो ये क्या है हमारी एक ऐसा दृष्टिकोण है जो एक टीचर की एक्टिविटीज को और उसके रिजल्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ये थ्योरीज जो वर्तमान सामाजिक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, ये सिद्धांत कुछ मूल सिद्धांतों, ज्ञान विज्ञान और शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि क्या बताया गया है, ये पुराने सिद्धांत हैं जो वर्तमान सामाजिक प्रथा, यानी कि ये कुछ थ्योरीज कुछ पुरानी थ्योरीज हैं जो हमारी सोशल जो हमारी रूढ़िवादिता है, ठीक है, उनको दिखाती है। कुछ सिद्धांत क्या है हमारे ज्ञान विज्ञान और कुछ क्या है हमारे फिलोसफिकल सिद्धांतों पर आधारित। यानी कि इस सिद्धांत के अंदर, इस थ्योरी के अंदर जो आपको अलग अलग 4 प्रकार की जो थ्योरीज दी गई है उनमें से कुछ थ्योरी तो क्या है हमारी बहुत पुरानी है जो हमारी सामाजिक प्रथाओं के ऊपर आधारित हैं, और कुछ सिद्धांत इनमें से हमारे फिलोसफी को दर्शाते हैं, ठीक है, फिलोसफिकल सिद्धांत हैं, और कुछ ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड सिद्धांत हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मल थ्योरी है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। एक है म्यूटिक थ्योरी, दूसरी है कम्युनिकेशन संप्रेषण सिद्धांत, तीसरा है मोल्डिंग थ्योरी परिवर्तन का सिद्धांत, और फोर्थ है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम म्यूटिक थ्योरी। अब मुझे बताओ फॉर्मल थ्योरी का मीनिंग क्लियर हुआ है? यानी कि फॉर्मल थ्योरी वो सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव है जिसके माध्यम से टीचर अपनी टीचिंग एक्टिविटीज को और जो टीचर का रिजल्ट है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये है आपकी फॉर्मल थ्योरी। जब आप स्टार्ट करोगे तो ये लिखना है आपको, उसके बाद आप बता दोगे 4 प्रकार की आप थ्योरी यहाँ पे पढ़ोगे। एक पढ़ोगे म्यूटिक थ्योरी, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूटिक सिद्धांत की। ये क्या है आपका, एक है प्राचीन यानी कि आपकी बहुत पुरानी फिलोसफिकल थ्योरीज है जो ग्रीक के दार्शनिक सुकरात और प्लेटो द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये जो म्यूटिक थ्योरी है बहुत पुरानी थ्योरी है, इसको सुकरात और प्लेटो ने दिया था।
ये भारतीय शिक्षा विचारकों जैसे स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी का जो एजुकेशन फिलॉसफी थी उसके साथ क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करती है, उसके साथ मेल खाती है। इन फिलोसफर्स का मानना था कि सभी ज्ञान बच्चे के भीतर पहले से ही शामिल होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे तो विवेकानंद और महात्मा गांधी और जिन्होंने ये थ्योरी थी दी थी सुकरात और प्लेटो, उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सेम सेम थे। इन सभी फिलोसफर का ये मानना था कि हर एक बच्चे के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। अब आप यहाँ पे बैठे हो, सबके अंदर आपके अंदर नॉलेज छिपी हुई है, ठीक है। बस काम क्या है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके अंदर जो नॉलेज छुपी हुई है उसको पहचानना, उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो ये तो टीचिंग का काम बच्चे के शारीरिक, उसके मानसिक और आत्मा के सबसे श्रेष्ठ गुणों को उजागर करना है और बाहरी तत्वों को थोपना नहीं है, यानी कि बाहर से इनको कोई प्रेशराइज्ड नहीं करना। हमें बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ ज्ञान है जस्ट उसी को हमें डेवलप करना है। बच्चे के अंदर बहुत कार्य करने की क्षमता है, तो हमें बच्चे को वो कार्य कर सके उसमें उसकी सहायता करनी है। प्रत्येक बच्चे के अंदर बहुत सारी छिपी हुई एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और टीचिंग के द्वारा हमें उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है और उन्हें आगे आने की अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है। तो ये इन्होंने म्यूटिक थ्योरी में बताया। इसकी विशेषताएं क्या बताई कि टीचिंग शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान बच्चा प्राप्त करता है वह पहले से ही उसके भीतर विद्यमान होता है, जो कि वह भूल चुका है, और टीचिंग का कार्य है उसको क्या करना है, रिवाइज कराना है, पुनः स्मृति में मदद करना है। यानी कि देखो भाई, ये प्लेटो और सुकरात क्या थे, बहुत प्राचीन समय के थे, तो उस टाइम पे ये क्या थे, आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ये मानते थे कि हमारी आत्मा क्या है, हम मानते ना कि आत्मा मरती नहीं है, वह तो अगला जन्म ले लेती है। तो इनका यही मानना था इस थ्योरी में कि हमारी आत्मा को सारी नॉलेज है, उसके पास पूरा ज्ञान है, कुछ पिछले जन्म का ज्ञान है, कुछ इस जन्म का ज्ञान है, बस एक टीचर को क्या है, उसको वो ज्ञान याद दिलाना है, ठीक है। तो ये जो ग्रीक के जो भी क्या थे, फिलोसफर थे, उनका मानना ये था, क्योंकि उस टाइम पे ये आत्मा में इसमें ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, कि हमारी आत्मा तो जन्मों से चल रही है, तो उसको पूरा ज्ञान है, बस हमें टीचिंग के माध्यम से, एक गुरु के माध्यम से उसके ज्ञान को बाहर निकालना है। बच्चे के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, बहुत सारी छिपी हुई क्षमताएं हैं, बस हमें जस्ट उन क्षमताओं को आइडेंटिफाई करना है और उन क्षमताओं को बाहर निकालना है, डेवलप करना है, और बच्चे को क्या है, अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वह अपने अंदर छिपे ज्ञान को बाहर निकाल सके। ये इन्होंने म्यूटिक थ्योरी का सिद्धांत बताया है। इसकी विशेषता क्या है भाई, टीचिंग के माध्यम से जो बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह पहले से ही उसके अंदर विद्यमान है, बस उसको क्या कराना, हमें रिकॉल कराना है, उसे फिर से याद दिलाना है। हर बच्चे के अंदर जन्मजात इनबोर्न क्या है, बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, यानी कि बच्चा बहुत सारी एबिलिटीज लेकर जन्म लेता है, बस हमें क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको डेवलप करने में हेल्प करनी है। थर्ड सिद्धांत क्या बताया कि बच्चे की जो परवरिश है, पेरेंटिंग स्टाइल है और जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इस सिद्धांत में बच्चे की परवरिश और शिक्षा में पर्यावरणीय प्रभाव की तुलना में वंशानुक्रम प्रभाव को अधिक महत्व दिया है। यानी कि इनका मानना ये था, जो ग्रीक के दार्शनिक थे, कि जो बच्चे की जो शिक्षा है, जो इन्वायरमेंट है और जो बच्चे का पेरेंटिंग स्टाइल है, उसके प्रभाव के साथ साथ बच्चे के अंदर जन्मजात ही, पहले क्या थी इनकी ये थ्योरी थी कि टीचर तो जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है, यानी कि जो ज्ञान है वो तो हमें वंशानुक्रम द्वारा, यानी कि हेरिडिटी से ही प्राप्त हो गया, इनकी ये थ्योरी थी। ठीक है, क्लियर है म्यूटिक थ्योरी? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है आपकी कम्युनिकेशन थ्योरी की। कम्युनिकेशन थ्योरी ये म्यूटिक थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। उसने तो क्या था, आत्मा को ही माना, सब कुछ वही पहले से ही पता है। अब ये उसके विपरीत है। इन्होंने बताया कि बच्चे के पास कोई अंतर्ज्ञान नहीं होता,
हमें जिसे शिक्षा के द्वारा उजागर किया जाए। इनका सिद्धांत तो ये है कि बच्चे को हम ज्ञान सिखाते हैं, ठीक है। शिक्षक के पास जितना भी ज्ञान और जानकारी है उतनी जानकारी बच्चे के पास नहीं होती। जो कम्युनिकेशन थ्योरी है उसका ये मानना है। इसे सिखाने के लिए आवश्यक विषय सामग्री बच्चे के अंदर नहीं बल्कि बाहरी रूप से प्राप्त होती है। यानी कि जो उसने बताया उसका जस्ट विपरीत बता रहा है, तो उल्टा बताया इस थ्योरी में कि भाई बच्चे के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। जितना ज्ञान एक टीचर के पास है उतना बच्चे के पास नहीं है। टीचर क्या करता है, बच्चे को सिखाता है, ठीक है। बच्चा ऑलमोस्ट चीजें क्या है, इनका मानना यह है कि जन्मजात बच्चे के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, बाहरी संसार के संपर्क में आता है। जब वह चीजों को सीखता है, देखता है, तब उसके पास वह उन चीजों के बारे में नॉलेज उसको होती जाती है। इनका ये मानना है। और ये सिद्धांत ये मानता है कि टीचर के पास वह ज्ञान होता है जो बच्चे तक वह कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और ये सबसे उपयुक्त तरीका है। टीचर द्वारा जो भी समझाया गया है, जो भी प्रेजेंटेशन दी गई है, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, वो सारा ज्ञान हम क्या है बच्चे को सिखाते हैं। इसका मानना ये है कि बच्चा तो क्या है, एक कोरी स्लेट की तरह होता है और टीचर क्या करता है, अपनी जानकारी, अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर उस कोरी स्लेट को क्या करता है, लिख के भर देता है। लिख के भर देने का मतलब बच्चे के पास ज्ञान नहीं था, कोरी स्लेट था, टीचर ने क्या है उसको ज्ञान दिया है, तब वह सीख पाया है, ठीक है। और क्या किया है, और इन्होंने एक बात और बोली है कि एक बच्चा एक कोरी स्लेट के समान होता है। हम चाहे तो उस बच्चे को क्या बना सकते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी थी ये। उन्होंने क्या बोला था कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान होता है। हम बच्चे को चाहे तो हम उसको राक्षस भी बना सकते हैं और चाहे तो हम उस बच्चे को देवता भी बना सकते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि बच्चे के पास जन्मजात कोई ऐसी पावर नहीं है कि वह खुद ही राक्षस बन जाए और कोई ऐसी पावर नहीं है कि वह देवता बन जाए। वो तो हम उसको जैसा आचरण सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा, ठीक है। ये इस थ्योरी में बताया है कि बच्चे को सिखाना है, बच्चे के भीतर कुछ नहीं है, वह सब कुछ अपने बाहरी इन्वायरमेंट को देखकर सीखता है। अब टीचर को बच्चे को ज्ञान, स्किल्स आदि प्रदान करने के लिए कम्युनिकेट करता है, स्ट्रेटजीज का उपयोग करता है, उन्हें बताता है, दिखाता है, एक्टिविटीज कराता है, तब जाकर बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैम वैसे सेकंड वाली थ्योरी ट्रू है ना कि जो हम बच्चों को टीचर बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। हाँ जी। फर्स्ट वाली का कोई मतलब वो भी सिर्फ एक बताया गया, उसकी वो थिंकिंग थी, वो रियल नहीं है ऐसा। नहीं वो, अब वो भी उस टाइम की थी, बहुत साल पहले, पता मतलब नहीं मैम कितने हिस्ट्री हजार लॉन्ग साल होती है, पहले की। और कोई, तो सेकंड वाली ट्रू है मैम। अब देखो अगर हम एक्चुअल में देखें तो वही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हम क्या पता होता, उसको सारी चीजें वह इन्वायरमेंट में आता है, फिर वह देखता है, ये इसके थोड़े दिनों में पता लगता है उसके इसके मम्मी है, पापा है, और फिर जैसे जैसे वो बिहेवियर देखता है वैसे सीखता जाता है। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन होता है तब बच्चा सीखता है। यस मैम ये ट्रू है कि इन्वायरमेंट ही मेन होता है, बच्चे के लिए कम्युनिकेशन ही जरूरी है। हाँ जी। और ये बात भी ठीक है भाई, बिल्कुल बच्चा तो क्या है, एक कोरी स्लेट के समान होता है। अगर आप उसके दिमाग में डालोगे ना बेटा कि आपको ये करना है तो एक समय ऐसा आएगा वो चीज वो करेगा। अगर आप उसके दिमाग में गलत बातें भरोगे तो वो बच्चा क्या है, वो एक आतंकवादी भी बन सकता है। आप दो छोटे माइक्रो बच्चों को ले लो, ठीक है। फ्रॉम यस मैम। हाँ जी, तो आप मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं, वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना, दो तोते वो बिछड़ जाते हैं, एक तो साधु की कुटिया में रहता है और एक डाकुओं के पास रहता है। तो जो डाकुओं के पास रहता है उसका आचरण डाकुओं वाला हो जाता है और जो साधु की कुटिया में रहता है उसका आचरण क्या है, साधु जैसा हो जाता है। ये बच, इन्वायरमेंट मेन होता ये बच्चों की एक स्टोरी है, ये याद नहीं मेरे को कौन सी क्लास में थी ये। है, इन्वायरमेंट ही मेन है। ओके थैंक यू। चलिए, यहाँ तक क्लियर है।
बाद में मैम। मेन नहीं है, मतलब पहले वाला मैम भी मेन हो सकता है, क्योंकि जो बच्चों की एबिलिटी होती है वो पहले से ही मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गुण होते हैं, जो बाद में और जाके उसे मतलब गाइडेंस में जाके वो उसे और ज्यादा बेस्ट अपना एबिलिटी बाहर निकाल के लेके आते हैं। तो ये बिल्कुल। 50-50 हो सकता है। तो बेटा अब देखो सबका ना अलग है, अब उन्होंने वो दी तो अब आप किसी भी थ्योरी के पास जा सकते हो। भाई देखो मैं तो चलती हूँ, मुझे लगता है कि बच्चा इन्वायरमेंट के संपर्क में आके सीखता है। कुछ का मानना है कि भाई बच्चा क्या है, मतलब बाय बर्थ ही उसके अंदर एबिलिटीज होती हैं। वो जो थ्योरी है ना, पहले वाली थ्योरी तो ये बोलती है कि बच्चे के अंदर टीचर बनने की एबिलिटी बाय बर्थ होती है। बच्चा बाद में टीचर नहीं बन सकता, जिसके माँ बाप टीचर है उसी का बच्चा टीचर बनेगा। पहली थ्योरी ये बोलती है कि जन्मजात ही बच्चा टीचर होता है, ठीक है, लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है। अब जिस बच्चे की मान ले माता पिता अनपढ़ यस है, क्या वो बच्चा नहीं पढ़ेगा? उनके बच्चे भी बहुत अच्छी पोस्ट पे मैम, पहुंचते ऐसा हैं। तो कुछ नहीं है। तो भाई देखो, जेनेटिक थोड़े बहुत क्वालिटीज हो सकती है, पर प्रॉपर टीचिंग को एबिलिटी नहीं हो सकती है। हाँ जी। तो देखो भई सबके अपने-अपने व्यूज़ हैं। तो अब जो म्यूटिक थ्योरी है उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया। अब जो कम्युनिकेशन थ्योरी है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसिज़्म हर एक को झेलने पड़ते हैं, ठीक है? भई जो वो थे पहले वाले, उनको अपनी अच्छी लग रही थी, अपनी थ्योरी ठीक लग रही थी। अब आप अपनी ही क्लास में देखो, कुछ तो बच्चे क्या है इस थ्योरी के साथ जाएँगे, कुछ को लगेगा कि म्यूटिक थ्योरी ठीक है। तो वो क्या है बेटा, आपका खुद का पर्सपेक्टिव है कि आप किस थ्योरी को लगा रहे हो, ठीक है ना? आगे तो बहुत सारी और भी थ्योरी आएंगी, जिन बच्चों को लगेगा नहीं वो पहले वाली ठीक नहीं थी, ये वाली ठीक है। तो सबने क्या है यहाँ पर अलग अलग अपने व्यूज को दिया है कि भाई ऐसे हो सकता है। मैम, म्यूटिक थ्योरी का मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लग रहा है, जैसे कि हनुमान जी अपनी ताकत और शक्तियों को भूल गए थे और जामवंत जी ने उन्हें ये रिकॉल करवाया था कि आप बड़े हो सकते हो, आपका साइज बड़ा हो सकता है, आप में वो पावर है, वो ताकत है, आप समुद्र को पार कर सकते हो। तब उन्हें वो ज्ञान आया, तब हाँ उन्हें वो जी। पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये थ्योरी शायद उस पे सेट हो सकती है, हाँ उस पे तो सेट हो ही जबकि रही वो है। बाय बर्थ उनके अंदर था लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, हाँ जी। और एक टीचर की तरह टीच करके जामवन जी ने उन्हें रिकॉल करवाया था। हाँ उस टाइम के लिए तो ठीक थी ये। तो आपकी बात भी ठीक है भाई। ठीक है, तो किसी को लगेगी कम्युनिकेशन थ्योरी ठीक है, किसी को लगेगी म्यूटिक थ्योरी ठीक है। तो जिसका जैसा पर्सपेक्टिव था उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपनी थ्योरीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद तो ये तो देखो प्राचीन समय की है, अब आगे आगे मॉडर्न थ्योरीज भी आएंगी, उनमें भी कुछ चेंजेस आते जाएंगे। अब आप खुद देखो ना, जैसी विचारधारा आपके दादा दादी की थी वैसे आपके मम्मी पापा की नहीं बनी, उसमें चेंज आया। अब आपके जो थॉट हैं वो आपके मम्मी पापा से हो सकता है थोड़े मिलते हो, लेकिन पूरे 100% नहीं मिलेंगे। उनकी सोच में आपकी सोच में डिफरेंस है, और आगे आने वाली जनरेशन तो और भी एडवांस है, ठीक है। तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता जाता है, चेंज ही जाते रहते हैं। तो प्राचीन समय में जो धारा थी, अब आप देखते जाना मॉडर्न टाइम पे आते आते इसमें कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे चलो। यस मैम। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। जो भी आपने पढ़ाया वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, ठीक है? बेटा जिसको समझ में आ गया वो रिपीट करो, मेरी हिम्मत नहीं है बार बार रिपीट करने की। बता दो बेटा, जिसको अच्छे से क्लियर होगी ना, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। प्रियंका आप बता दो बेटे, आपको म्यूटिक थ्योरी ठीक लगी? आप म्यूटिक थ्योरी के बारे में बताइए। और आरती आपको कम्युनिकेशन थ्योरी, आप इसके बारे में बताइए। ओके मैम, म्यूटिक थ्योरी बोलता है कि आपके अंदर वो ज्ञान पहले से ही होता है जिसे टीचर आपको रिकलेक्ट करता है और उस नॉलेज को अनफोल्ड करके बाहर लाता है। वो पहले से एक्स्ट्रा कुछ आगे का नहीं बताएंगे, वो आपको पहले का जो आपके अंदर है, जो क्षमता है उसको बाहर निकालेंगे, उसको आपको रिकॉल करवाएंगे। ये एक हेरिडिटी थ्योरी भी कहलाता है, जो कि सुकरात ने दिया था। इसको हम सुकरात मेथड भी कह सकते हैं, जो कि हेरिडिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, जो आपको बाय बर्थ जेनेटिक आता है। म्यूटिक थ्योरी के अंदर यही होता है। यानी कि म्यूटिक समझ। थ्योरी ये बताती है प्रीति कि
आपके अंदर ना जन्मजात क्वालिटीज होती हैं, बस टीचर को क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है और बाहर निकालना है। और कम्युनिकेशन थ्योरी बोलती है कि बाय बर्थ कुछ नहीं होता, बच्चा इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है, चीज़ों को देखता है, तब सीखता है, बस ये है और कोई बात नहीं है। उसी को घुमा के बहुत बड़ा कर दिया है। हुआ बेटे क्लियर? यस मैम। आगे देखिए। ओके। मोल्डिंग थ्योरी, परिवर्तन का सिद्धांत। ये जो थ्योरी है ये टीचिंग के में बिहेवियर चेंजेज की प्रोसेस के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें छात्र के बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को एक निश्चित रूप से आकार दिया जा सकता है। इस सिद्धांत का ये विचार है कि मानव की पर्सनैलिटी उसके एनवायरनमेंट द्वारा उसको एक आकार मिलता है और अपने इन्वायरमेंट से ही क्या होता है, एक बंदा प्रभावित होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला अपनी नॉलेज और स्किल्स अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट से प्राप्त करता है। एक बाहरी रूप से जो कंट्रोल्ड वातावरण है उससे नॉलेज को और स्किल्स को वह क्या करता है, एक्वायर करता है और फिर अपने बिहेवियर में चेंज करता है। इसमें क्या है, शिक्षक का कार्य एक कुम्हार के समान है जो मिट्टी को लेकर उसको आकार में डालता है, यानी कि मिट्टी के क्या है, या तो घड़ा बनाता है या फिर फ्लावर पॉट बनाता है, यानी कि वह अलग अलग आकार में उसको डालता है। तो यहाँ पर टीचर की एक भूमिका एक कुम्हार के साथ की गई है कि क्या है, वह जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तनों को अलग अलग आकार देकर सुंदर बनाता है, ऐसे ही टीचर की भूमिका भी क्या है, वह भी अपने स्टूडेंट को एक आकार में डालता है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कराता है। ठीक है, और उनके बिहेवियर को एक आकार देने में सहायता करता है। इसकी मेन विशेषता क्या है कि टीचर को केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के उचित संगठन के रूप में देखा जाता है, बच्चे के व्यवहार को उचित तरीके से आकार देने में मदद करता है। यानी कि टीचिंग को केवल इन्वायरमेंटल जो भी इफेक्ट हैं उसके उचित ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है, और बच्चे के क्या है जो बिहेवियर है उसको इच्छित तरीके से आकार देने में मदद करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किसकी, ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर का मेन कार्य यहाँ पर सीखने से रिलेटेड सिचुएशंस को डेवलप करना है ताकि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके और विकसित हो सके। ठीक है भाई, इसमें क्या बताया गया है, थोड़ा थोड़ा क्या है, ये कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि बच्चा अपने वातावरण के साथ संपर्क में आता है, वहाँ से सीखता है और अपने बिहेवियर में चेंज करता है। बस ये बात इन्होंने डाल दी कि अपने बिहेवियर में यहाँ पर बच्चा सीख कर चेंज करता है। उसके बाद है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत। मन पूछ के पता ही लग रहा है, पूछताछ सिद्धांत। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, आपस में पूछकर यानी कि पूछताछ के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। वास्तविक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से अनुसंधान और कला दोनों क्षेत्रों में, यानी कि देखो भाई इंक्वायरी मॉडल क्या है, जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे से पूछ रहे हो, या फिर किसी और नए टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे हो, तो ये क्या है आपकी उससे रिलेटेड आप इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको कोई टॉपिक मिल गया तो उस चीज के बारे में आप कहीं ना कहीं जाके पूछताछ कर रहे हो। पूछताछ मीन्स करने का मतलब आप रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक के ऊपर, चाहे आप गूगल से पूछ रहे हो उसको किसके बारे में क्या हो सकता है, या फिर आप किसी अपने से और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछ रहे हो। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो नॉलेज है उसको क्या है, इंफॉर्मेशन के तौर पर देखा जाता है, जिसे स्कूल और बाहरी इन्वायरमेंट में वास्तविक पूछताछ समझा जाता है। यानी कि आप स्कूल में भी पूछ सकते हो और आप बाहर भी अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग से, उनसे पूछ सकते हो जो आपको चीज़ समझ में नहीं आती है। तो हालांकि अगर हम रियल नॉलेज देखें तो हम
पूछताछ के माध्यम से, इंक्वायरी के माध्यम से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और हमें डिफरेंट मेथड्स का हमें पता लगता है, ठीक है, और डिफरेंट जानकारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं अगर हम किसी चीज के बारे में कोई इंक्वायरी करते हैं तो, ठीक है। टीचर का यहाँ पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करे जिससे विद्यार्थी स्वयं क्या है, इंक्वायरी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सके, यानी कि बच्चे को इतना मोटिवेट करना कि स्वयं इंक्वायरी करके बच्चा उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, किसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बच्चे की क्या प्रकृति है, क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी एबिलिटी है। इस दूसरा है विषय सामग्री या सीखने के अनुभव की प्रकृति जो पूछताछ के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पूछताछ की विधियां जो विषय सामग्री यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है, जो भी आप सीख रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या है, किसी से भी इंक्वायरी के द्वारा उसके बारे में पूछ सकते हो। इंक्वायरी के मेथड जो विषय की प्रकृति और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप हो, ठीक है, यानी कि अब जो आप इंक्वायरी मॉडल भी वही फिट रहेगा जो आपके, जो स्टूडेंट की नेचर और आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछ के बैठ जाओ किसी से भी, जो आपसे रिलेटेड है या आपकी स्टडी से जो रिलेटेड है। तो इसने ये इसमें बताया है, ठीक है, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी में। क्लियर है बेटे, नाम Yes, से ma'am. पता लग रहा है इसके। तो आगे आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वे टीचिंग सिद्धांत होते हैं जो टीचिंग प्रोसेस में विभिन्न तत्वों को उनके आपसी रिलेशन और उन रिलेशन से जो इफेक्ट पड़ता है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये जो थ्योरीज हैं कुछ निश्चित इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आधारित होते हैं और ये मुख्य रूप से गाइडेंस से रिलेटेड होती हैं। इसमें गार्डनर और ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। इसमें उन्होंने दो तरह की चीजें बताई, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेशन सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ पर्सपेक्टिव, निर्देशात्मक सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता लग रहा है, आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको, भाई आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जो आपकी अनुदेशन सिद्धांत यानी कि इंस्ट्रक्शन थ्योरी है वह क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है जो एक और तो हमें एजुकेशन के रिजल्ट को मापने के लिए उपायों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमें बताते हैं एजुकेशन के साथ क्या कोरिलेशन है, और ये इंस्ट्रक्शन हमारी हमें एजुकेशन के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन मिले ये हमारे रिजल्ट को मापने में हमारी हेल्प करते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शन आपकी एजुकेशन का और बेटर रिजल्ट लाने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को ये बात समझाई जाती है कि विद्यार्थी की विशेषताओं से संबंधित जो भी वेरिएबल हैं वे सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। उन्हें क्या है, तीन तरह के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए। एक तो दिया उन्होंने गैने की हायरार्किकल थ्योरी, दूसरा है एरिक्सन्स की थ्योरी, और तीसरा है ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि एक थ्योरी में ही अब और सारी सब थ्योरीज इन्होंने मिला दी। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिखाने के दौरान, चाहे आप ट्रेनिंग के दौरान लगा लो, चाहे आप टीचिंग के दौरान लगा लो, ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्या करना होता है, अपना काम करना होता है, और फिर आप रिजल्ट देखते हो। आपने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम किया, आपका रिजल्ट अच्छा आया, तो उसका रिलेशन ये हुआ कि भाई आपके इंस्ट्रक्शन आपके रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसमें विद्यार्थी को क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनसे क्या है अवगत कराया जाता है, और उसी के बाद इसी सिद्धांत में कुछ तीन मॉडल है, यानी कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसमें इंस्ट्रक्शन में भी तीन लोगों ने अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बात की है। सबसे पहले बात की गेने ने 1970 में, उसने लर्निंग के अपने विचारों के सिद्धांत के आधार पर एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसमें उसने 8 प्रकार की लर्निंग इंस्ट्रक्शंस की बात की। सबसे पहले तो उन्होंने बात की सिग्नल लर्निंग की, दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले इन्होंने संकेत अधिगम,
ठीक है। दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर क्या है, आप चेनिंग करते हो, वर्बल एसोसिएट करते हो, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, नियम। सबसे पहले देखो भाई, सिग्नल लर्निंग बता रखी है, संकेत अधिगम। आप जाते हो जब क्लास में टीचर आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, खड़े होके गुड मॉर्निंग करते हो, तो ये क्या है, आपका एक सिग्नल लर्निंग है, संकेत दिया आपने कि भाई टीचर क्लास में आ गया है और हमें पढ़ना शुरू करना है। फिर क्लास में क्या है, आपकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग शुरू हो जाती है, टीचर आपसे कुछ पूछता है, बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं। फिर क्या है, इसी तरह ये एक चेन बनती जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वर्बल एसोसिएशन, आप वर्बली, आपकी क्लास में क्या होता है, मौखिक संगठन होता है, ठीक है, आप आपस में पूछते हो। फिर आप क्या, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, दो चीजें हैं, दो चीजों में अगर आपको क्या करना, डिफरेंस करना है, तो ये बात भी आप सीख जाते हो। और ऐसे करके आपको ये सारी चीजें फॉलो करते हुए आपको अपना कंसेप्ट याद हो जाता है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं वो याद हो जाते हैं। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर जो प्रॉब्लम सर आपको या मैडम आपको जो भी घर से प्रॉब्लम करके लाने को बोलते हैं, वो आप उसको क्या कर देते हो, सॉल्व कर देते हो। जैसे आप लगा लीजिए मैथ का कोई भी टॉपिक है, तो इससे ये जो सारे स्टेप है उसको मैथ में करके देखो। सबसे पहले टीचर आया भाई, ठीक है, उसके बाद आप दोनों में, टीचर में और स्टूडेंट में स्टिमुलस रिस्पॉन्स शुरू हो गया, चेनिंग बनानी, फिर सर ने जो भी चीज़ें आपको समझाई है वर्बली एसोसिएट करके देखा आपने उन चीज़ों को, जैसे सर ने क्या बता दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या उन चीज़ों को वर्बली भी वो करके देखा। फिर आपने क्या है, भेदभाव किया, भाई एरिया का फार्मूला ये होता है और पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है, ठीक है। फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको रूल्स भी पता लग गए, ठीक है भाई, कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फार्मूला होता है। फिर आपको क्या है, प्रॉब्लम दे दी जाती है, फिर आप इजीली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो। तो ये गेने ने क्या है, मैम हाँ जी, मैम हमारे बुक में ये पॉइंट्स नहीं है, गैने के थ्योरी में हमारे में इवेंट्स दिए हुए हैं। क्या क्या दे रखा है बेटा बताओ। मैम इसमें दिया हुआ है लर्निंग इवेंट्स, और उसके साइड में लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स। एक मिनट रुको, मैं ना दूसरी बुक निकालती हूँ, चलो देखो तुम्हारी वाली के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में आपके इंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात की गई। इंस्ट्रक्शन थ्योरी में आपको क्या है, इसको क्या है, गार्डन ने 1968 में प्रपाउंडेड किया, ठीक है। उनके अनुसार बच्चे को क्या है, अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चा स्वयं ही चीज़ों को सीख जाता है, अपने हाइपोथेसिस लगाता है और इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम उनको सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या क्या बातें बताई, कोई भी डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले हमारे हाइपोथेसिस उसमें शामिल होते हैं। हाँ जी, लर्निंग एंड टीचिंग चल रहा है आरती। इंस्ट्रक्शन की सीमा निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं वो एक लिमिट तक देने चाहिए, ठीक है। और बताया इसने जितने भी इंटरनल हमारे बिलीव्स होने चाहिए और वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, आंकड़ों के आधार पर यानी कि डाटा के आधार पर आपकी क्या होनी चाहिए, जनरलाइजेशन होना चाहिए और वेरिफिकेशन की पुष्टि होनी चाहिए। क्वालिटेटिव सिंथेसिस स्तर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पहले से घटनाएं जो होती है उनके साथ पूर्व कथन भी दिए जाने चाहिए। इंस्ट्रक्शन सिद्धांत रेमेडियल होने चाहिए, अनेक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत क्या है, यथार्थ परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। ये टीचिंग सिद्धांत सामान्य स्थिति को प्रस्तुत करता है और लर्निंग को कंट्रोल करता है। अनुदेशन शिक्षण में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, रिसर्च एवं उसको डेवलप करना, पाठ्यक्रम को डेवलप करना और परिभाषा का तथ्यात्मक महत्व। देखो बेटा इसमें क्या बताया गया भाई इंस्ट्रक्शन में, कि मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्शन के दौरान पढ़ाया जाता है, तो इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन आ गया ना, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल का यहाँ पर इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब छोटा बच्चा तो इतने इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं पढ़ सकता, हाइपोथेसिस छोटे बच्चे को लगाने नहीं आते, ठीक है। बच्चे इंस्ट्रक्शन की क्या होती है, एक लिमिट होती है, बच्चे के अंदर अपना आंतरिक विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हमें मिला था उसके आधार पर जो सूचना हमने इकट्ठी की है उसको हम जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज करने का मतलब जो हमारे काम की है उस सूचना को, तो उस इंफॉर्मेशन को तो हमने रख लिया, जो काम की नहीं है उसको हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनका ये देखा जाता है क्वालिटेटिव नेचर क्या
क्या है कि बच्चे को जो समझ बताया हमने उसको समझ में आया है या नहीं आया है। पहले के साथ कोई भी मान लीजिए जो टॉपिक मैं उसको रिलेट करवा रही हूँ तो उसके साथ कोई पहले से घटित कोई टॉपिक को रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे प्रियंका ने एग्जाम्पल दिया हनुमान जी का, यानी कि ये पहले से घटित जो घटना थी उसको हमने को रिलेट करके उस थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। तो इंस्ट्रक्शन में भी क्या हम ऐसे ही कोई एग्जाम्पल देके उसको को रिलेट करके आगे जा सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होने चाहिए, बल्कि इंस्ट्रक्शन वो होने चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, आपको रेमेडी दे सके। ठीक है, और ये सिद्धांत ये इंस्ट्रक्शन ऐसे होने चाहिए जो हर एक सिचुएशन में काम आ सके। ठीक है, और ये मेन रूप से 3 कार्य करते हैं: रिसर्च का, कैरिकुलम को डेवलप करना और आपके डेफिनेशन को और इम्पोर्टेंट बनाना, तथ्यात्मक महत्व देना। क्लियर हुआ है कुछ? उसके बाद आपके में दे रखा है एटकिंसन ऑप्शनल ऑप्टिमल लर्निंग थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो रिचर्ड सी एटकिंस है उसने स्टूडेंट्स के अनुदेशन के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम क्या बोलते हैं, एटकिंस के लर्निंग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थी अधिकतम लर्निंग स्तर तक पहुंच सकता है। इस में उसकी शिक्षक भूमिका को प्रमुख माना गया है। निम्नलिखित क्या क्या बताया गया है भाई इसमें एटकिंस ने, कि टीचर को इंस्ट्रक्शन उद्देश्यों को निर्धारित करके उन्हें क्या है व्यवहार जन्य शब्दावली में व्यक्त करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के संचालन का विचार करना और किस प्रकार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संपन्न करना है ये, और अंत में इवैल्यूएशन। अब देखो भाई जो एटकिंस हैं उन्होंने क्या दिया भाई, रिचर्ड एटकिंस ने भी क्या है कुछ इंस्ट्रक्शंस की थ्योरीज दी। उसने बोला कि हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देकर उसकी क्या है बहुत अच्छी लेवल की हम उसकी क्या कर सकते हैं लर्निंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला क्या क्या करवा सकते हैं भाई, हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएं। सबसे पहले तो क्या है टीचर को क्या है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि सबसे पहले टीचर के ये पता होना चाहिए कि टीचर को क्या पढ़ाना है। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग टीचर को क्या देना है, इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज करनी है कि किस प्रकार हम अपने टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है टीचर को इवेल्युएट करके देखना है कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये वाली इन्होंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद आती है इसी में ब्रूनर की थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रूनर ने भी क्या है अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए 3 उन्होंने स्टेजेस बताई, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। ठीक है, इनएक्टिव है हमारी सक्रियता, शारीरिक अनुक्रियाओं की अवस्था, दर्शय, प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि। द इनएक्टिव स्टेज, ये अवस्था इसका वर्णन इस प्रकार है। इनएक्टिव स्टेज जन्म से 0 से 2 साल तक होती है। बालक को अपने चारों ओर परिवेश के ज्ञान की चेष्टा और गामा गतिविधियों की सहायता से बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है। अब क्या है इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव क्या भाई, एक्टिव तो आप हो, इनएक्टिव अब बच्चा जन्म लेता है तो उस स्टेज को क्या बोला है इनएक्टिव स्टेज, 0 से 2 साल में। ऐसे में बच्चा उसके चारों तरफ जो चीजें हैं उन एक्टिविटीज को देखता है और पर्सनल क्या करता है एक्सपीरियंस लेता है उन एक्टिविटीज का और फिर वह सीखता है। ठीक है, खुद एक्सपीरियंस करके, मान लीजिए छोटा बच्चा उसको नहीं पता आपने क्या है कहीं पर आग जल रही है, कोई चीज गर्म है, छोटे बच्चे को नहीं पता, वो उस पर क्या कर देता है हाथ लगा देता है, उसका हाथ जल जाता है। जब उसने ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे हाथ लगाने से हाथ जलता है तो वह अगली बार वहां पर हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, यानी कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिला कि भाई अगर मैं अगली बार भी यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो मैं फिर से जल जाऊंगा। उसके बाद है आइकॉनिक स्टेज, 3 से 7 साल के बीच ये बताई है। बालक इसके अंदर क्या है अमूर्त रूप से वस्तुओं के बारे में सोचने और समझने लगे, यानी कि जो चीजें उसके सामने नहीं है फिर भी वह उन चीजों के बारे में आपको जवाब दे सकता है। यानी कि अब
पहले हम बचपन में बच्चे को एप्पल दिखाते हैं, अब सिर्फ एप्पल का नाम बोलने से ही बच्चे के दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये 7 वर्ष से ऊपर वाले बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें बालकों को बहुत सारे साइंस चिन्हों का प्रयोग करना वो शुरू कर देते हैं। उनको अब पता लग जाता है कि ये साइन हमें ये बता रहे हैं, जैसे अलग अलग टाइप के शेप्स के बारे में उनको यहाँ पे नॉलेज हो जाती है। तो ये 3 थ्योरीज आपकी बुक में दे रखी है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। समझ में आ गई? उसके बाद आती है आपकी नॉर्मेटिव थ्योरी, निर्देशात्मक सिद्धांत। इनको आप जर्नल टीचिंग सिद्धांत भी बोल सकते हो, जर्नल थ्योरीज भी आप इनको बोल सकते हो। ये वे थ्योरीज होती हैं जो आपके सामान्य नॉर्मल जो आपका एक क्लासरूम है उसमें ऑब्जर्वेशन के आधार पर टीचिंग वेरिएबल्स के मध्य संबंधों को स्पष्ट करते हैं। एक नॉर्मल क्लासरूम में टीचिंग में वांछित जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी प्राप्ति हेतु ये प्रिंसिपल मान लिए जाते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसमें 4 मुख्य सिद्धांत है। देखो भाई, नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में क्या बताया है? ये जो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है ये हमारे क्लासरूम की सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या है, आधारित होती है। इसमें ऑब्जर्व करके देखा जाता है क्लास के अंदर, यानी कि सामान्य क्लासरूम चल रहा है उसमें देखा जाता है कि कितने बच्चों को क्या समझ में आया, क्या नहीं, क्या हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे और स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स हैं। इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर हमारे टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के साथ उनको कोरिलेट करके किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है? सामान्य शिक्षण सिद्धांत इसको बोला गया है। इनकी एक ऐसी सिचुएशन देखना जिसमें हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मेरे बच्चे अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? आपके सामान्य शिक्षण सिद्धांत। इसमें भी इन्होंने क्या है आपकी 4 टाइप की थ्योरीज इसमें दे दी हैं। इसमें बताया गया आपका एक तो गेने का कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, उसके बाद है रेयांस थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, मित्रा साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, क्लार्क जर्नल थ्योरी ऑफ टीचिंग। बेटा किसके पास बुक है? एक बार इसको रीड आउट कर दो। मैम हिंदी में, इंग्लिश में? बेटा किसी में भी कर दो। ओके मैम। Gage cognitive theory of teaching। NL गेज द्वारा प्रतिपादित यह शिक्षण सिद्धांत संज्ञात्मक मनोविज्ञान के विचारों से अनुप्रेरित है। संज्ञात्मक मनोविज्ञान अधिगम और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उद्दीपन, अनुक्रिया तथा आदतों के निर्माण संबंधी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास युक्त पवित्रता के बिल्कुल विरुद्ध है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सार्थक अधिगम में सहायता प्रदान करना, क्रियाओं का समावेश करना। अध्यापक संज्ञात्मक अधिगम का प्रयोग कर विद्यार्थियों को योग्यताओं तथा क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित करें। गैज के अनुसार अधिगम प्रोन्नत अनुबोधन, अनुक्रिया तथा पुनर्बल पर आधारित होनी चाहिए। देखो बेटा, अब क्या है इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है कि जो टीचिंग का जो सिद्धांत है वो हमारे कॉग्निशन क्या होता है? आपका माइंड, आपके माइंड की जो क्रियाएं हैं उनसे प्रेरित होता है। हाँ जी, हमारा माइंड जो चीजें बोल रहा है हम तभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग और जो टीचिंग है आपकी या ट्रेनिंग है उसके एरिया में आपको क्या है, स्टिमुलस देती है। ठीक है, आपको कोई चीज मैंने पूछी तो आप उसका क्या दे रहे हो? रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं क्लास में पूछती जाऊंगी आप रिस्पॉन्स देते जाओगे, तो इससे क्या है आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि बार बार मैडम, आपको ये पता लग जाएगा कि मैडम अगली क्लास में आएगी हमसे पूछेगी तो हम पहले ही फटाक से आंसर उसका देंगे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि हमारी आदतों के निर्माण संबंधी हम क्या करते हैं, बार बार उसको रिपीटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है। इससे जो थ्योरी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थियों को क्या है, एक तो लर्निंग में सहायता देना कि वे बच्चे सीख सके आसानी से। दूसरा क्या है, ऐसी एक्टिविटीज को शामिल करना जो लर्निंग प्रदान करने में आपको हेल्प करे, यानी कि कुछ एक्टिविटीज के जरिए आपको सिखाना। कॉग्निटिव लर्निंग का प्रयोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एबिलिटीज को देखते हुए किया जाता है, और गेज के अकॉर्डिंग लर्निंग में आपका अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि गेज ये बोलते हैं कि आपकी जो लर्निंग है वो अनुपोदन यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर और आपके रेनफोर्समेंट के ऊपर आधारित होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको टॉपिक समझ आया नहीं आया, रिस्पॉन्स समझ में आया होगा तभी आप रिस्पॉन्स करते हो, यानी कि या आप दो ही तरह के रिस्पॉन्स करोगे कि मैडम समझ में नहीं आया, एक बच्चा रिस्पॉन्स करेगा जी समझ में आ गया। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स दोगे। और रेनफोर्समेंट यानी कि मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रही हूँ उस टॉपिक को लेकर, बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपको रेनफोर्स पुनर्बलन मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी लर्निंग इन 3 चीजों पर आधारित है, ये गेज ने बोला है। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। क्लियर है यहाँ तक? आगे आती है आपकी रेयांस थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर। आपकी जो हिंदी वाली बुक में है इतने डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड दे रखे हैं कि समझ में नहीं आए। यस मैम, ये वो जो एग्जाम नोट्स नीतू मैम ने हमें सेंड किए हैं उसमें इजी है मैम। ओके, अब देखो डी रियांस का ये टीचिंग सिद्धांत टीचिंग व्यवहार संबंधी जितनी भी हमारी अजम्पशंस हैं, जितनी भी थिंकिंग है उसके ऊपर आधारित है। टीचिंग प्रोसेस में उसने बोला है कि एक टीचर के जो भी वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है उसके द्वारा भी विद्यार्थी क्या करता है, सीखता है। तो लर्निंग कार्य में सुधार टीचर की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि रेयांस बोलते हैं कि ये तो क्या है, टीचर की क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। अगर टीचर अच्छा इफेक्टिव टीचिंग कर रहा है तो उसके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चे के बिहेवियर में भी दिखेगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने फ्लेंडर के इंटरेक्शनल एनालिसिस की यहाँ पर बात की और उसको अपनाया है। अब आप देखो किसी सब्जेक्ट में तो बच्चे क्या होते हैं, पूरे नंबर लेके आते हैं, और किसी सब्जेक्ट में बच्चे क्या करते हैं, भाई उनको इंटरेस्ट नहीं आता। आपको एक बात बताऊं, आपका कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाना और इसको इंटरेस्टिंग ना बनाना ये एक टीचर के ऊपर निर्भर करता है। कई टीचर तो ऐसे होते हैं जिनके आने का आप लोग वेट करते हो कि भाई वो टीचर आएगा और उसकी क्लास में वही, क्योंकि वही सब्जेक्ट फिर आपका फेवरेट बन जाता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियर आता है वही आपका फेवरेट बन जाता है। तो यहाँ पर रियांश यही बोल रहे हैं कि आपके वर्बल और आपके नॉन वर्बल बिहेवियर का भी बच्चे के ऊपर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। आप किस क्वालिटी से बच्चे को पढ़ा रहे हो, किस तरीके से समझा रहे हो, उस चीज का बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और बच्चा उस तरीके से सीखता है। ठीक है, तो अब आप भी क्या है इस बात का पता लगा होगा, आप भी अलग अलग टीचर से अब तक पढ़ के आए हो तो आपके साथ भी ऐसी बातें हुई हो। किसी टीचर का पढ़ना आपको अच्छा लगता होगा, क्यों अच्छा लगता, भाई उसका समझ में आता था। और कई टीचर का क्या है, जिसका समझ में नहीं आता उसकी क्लास में सोते रहते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, उसके बाद है आपकी मित्रास साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ये साइकोलॉजिकल सिद्धांत एस.के. मित्रा जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे उन्होंने दिया। उन्होंने क्या क्या बताया कि बच्चे का जो स्टार्टिंग जो बिहेवियर होता है उसमें इंस्ट्रक्शनल सोपान तथा मूल्यांकन पर आधारित, यानी कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, यानी कि आप जो इंस्ट्रक्शन उनको दोगे और जो आप इवेल्युएशन करोगे उसके आधार पर होता है। देखो भाई इंस्ट्रक्शन के ऊपर तो बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल जायज है। आप देखो एक टीचर जो बिल्कुल भी बच्चे को डांटता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डांटता नहीं है, तो बच्चे उसकी क्लास में ज्यादा शोर करते हैं। और एक टीचर बिल्कुल खड़ूस है, बच्चों को एकदम से फटाक से मार देता, उसकी क्लास में ऐसे बिल्कुल चुपचाप होके बैठते हैं। ठीक है, तो टीचर के इंस्ट्रक्शन से बच्चे का बिहेवियर इंस्ट्रक्शन और उसके ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। इन्होंने क्या बताया कि टीचिंग क्लास के अंदर और बाहर दोनों तरह से दी जाने वाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कम से कम 2 विद्यार्थी अवश्य होने चाहिए।
और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे के बिहेवियर में वांछित अंतिम बिहेवियर तक पहुंचने का प्रयास करे, यानी कि प्रारंभ में बच्चा स्टार्टिंग में कैसा था और लास्ट में, यानी कि शुरू में आपके पास बच्चा आया तो कैसी प्रोग्रेस थी और लास्ट में उसकी प्रोग्रेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी नहीं हुई है। तो बच्चे के बिहेवियर को उसको चेंज करने तक उसका प्रयास करना चाहिए। चेंज करने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक बच्चा आता है पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता, तो एटलीस्ट मेरा ये प्रयास रहना चाहिए कि मेरे पास मान लीजिए 5 महीने 7 महीने 1 साल अगर पढ़ता है तो मैं इस बच्चे को इस लायक बना दूं कि ये खुद से रीडिंग कर सके और लिखना सीख सके। तो ये क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंज। ठीक है, तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टीचर को क्या है, टीचिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सारे काम भी क्या हैं, एक टीचर के हैं। तो ये थी एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने अपने जो व्यूज़ यहाँ पे दिए। उसके बाद लास्ट है क्लार्क की जर्नल थ्योरी। ये क्लार्क ने दी है। इस टीचिंग को सामान्य टीचिंग सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सब में क्या है, अत्यधिक एक जैसी समानता देखने को मिलती है। इन्होंने क्या क्या बात की है कि टीचिंग को क्या है, एक स्पेसिफिक दर्जा न देकर सामान्य कार्य माना गया है। ठीक है, ऐसे सामान्य अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें सभी प्रकार के अधिगम का आयोजन हो सके, यानी कि टीचिंग को क्या है, जनरलाइज कार्य माना जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दूसरी बात इन्होंने बताई कि हमें लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर शांति हो, बच्चों को आराम से पढ़ाया जा सके। आप रोड पे बैठ के थोड़ी ना बच्चों को पढ़ा सकते हो क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस ही इतनी है। तो इन्होंने बोला है एक लर्निंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना चाहिए हमें। उसके बाद क्या है आपका थर्ड पॉइंट, डिफरेंट लेवल पर टीचिंग प्रोसेस को सामान्य महत्व दिया गया है। इसमें जिन सिद्धांतों को लागू किया जाता है वह सामान्यतः टीचिंग के सभी सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। यानी कि इसमें जिन सिद्धांतों को लागू किया जाता है वह सामान्यतः टीचिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ये जो थ्योरीज हैं हमारे टीचिंग के जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने में हेल्प करती है। ये हमारी स्ट्रेटजीज की भी, यानी कि जो भी हम मेथड जो अपना रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करती है। तो बस यही थी क्लार्क की थ्योरी। समझ में आया है? क्लार्क की थ्योरी मैम एक बार फिर से बता दो अपनी लैंग्वेज में। बेटा अपनी लैंग्वेज में, चलो भाई फिर तो मैं हरियाणवी में बताती हूँ। डन मैम। डन मैम। सच में ही हरियाणवी में बताऊँ? यस मैम। और मैम फिर एग्जाम में भी हरियाणवी लिख कर आएंगे। लिख ही नहीं सकते, हरियाणवी के इतने डिफिकल्ट वर्ड है आपके कि अब लिख नहीं पाओगे। मैम सुनने में मगर अच्छी लगती है, बोलनी नहीं आती पर सुनने में अच्छी लगती है। नहीं, कुछ मैम बच्चे आप अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ा दिया करो। देखो बच्चा, ये जो क्लार्क है, क्लार्क ये मानते हैं कि जो हमारी टीचिंग है ना उसको हमें कोई स्पेसिफिक ऐसी स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए। ये जर्नल है, जैसे बाकी काम है ऐसे ही क्या है टीचिंग है। जैसे हम कई बार बच्चे को डरा देते हैं, भाई टीचर बनना तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। नहीं, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल ईजी काम है, इसको भी हमें क्या है कि सिंपल काम मानना चाहिए। ठीक है, यानी कि टीचिंग को हम क्या एक स्पेसिफिक दर्जा ना देकर उसको एक जर्नल नॉर्मल सा काम मानना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर हमें बच्चे को सिखाना है तो हमें उसको क्या है एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में पढ़ रहे हो, मान लो अब आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो और घर में क्या है कोई म्यूजिक सुन रहा है, कहीं से उधर से लड़ाई हो रही है, कोई चिल्ला रहा है, तो क्या पढ़ पाओगे, फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने बोला एक तो क्या है हमें लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर शांति हो और एक बच्चा आराम से सीख सके। दूसरी बात इन्होंने बताई कि हमें टीचिंग के जो अलग अलग लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को सिखाना है। आपने लेवल पढ़े थे ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो जो अलग अलग लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अब नर्सरी वाले बच्चों को आप क्या है बोलोगे भाई कल से कल ये आप ये चीज करके ले आना, नर्सरी वाला बच्चा करके ले आएगा? नहीं करके लाएगा। तो बोला है कि अलग अलग जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को सिखाना है, बच्चे का जैसा लेवल है। तीसरे नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बोली, हमें वे
हमें उन थ्योरीज को लागू करना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, ठीक है। यानी कि हमें वो मेथड अपनाना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, ठीक है। आपको दुनिया की नहीं देखनी कौन कैसे क्या कर रहा है, आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जो आपका रास्ता है, तो ऐसे ही हमें क्या है, अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, वो ओवरऑल डेवलपमेंट आप कैसे भी करवा सकते हो। हमें टीचिंग मेथड और जो स्ट्रेटजीज हैं वो ऐसी अपनानी चाहिए जो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हो। ये बात इसने सारी यहाँ पे बोले है। कुछ हुआ क्लियर? यस मैम। पहले भी तो ऐसे ही बताया था। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी जब भी टीचिंग होती है तो आपस में बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचर के माध्यम से ही छात्रों को क्या है, नॉलेज मिलती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है, उनके बिहेवियर में चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारे टीचिंग जो थ्योरीज हैं ये हमें बच्चे को सिखाने में मदद करती हैं, ठीक है। तो आज आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। कल टेस्ट आपने कहा था, फ्राइडे टेस्ट लोगे आप? हाँ, टेस्ट लूंगी। अब मैं सोच रही हूँ मैं कल क्लास नहीं लूंगी, मैं मंडे को पूरी का ही टेस्ट ले लूं। मैम जैसे जून में एग्जाम है हमारी, फर्स्ट ईयर भी हो जाएंगी। क्या बोल रहे हो बेटा? Ma'am, others can leave. यस बेटे। मैम ये वाला पेज एक बार साइड वाला दिखाएंगे आप, ये जो लास्ट दिखा रहे हो आप? नो मैम, इसके बाद वाला जो आप अभी दिखा रहे थे। यस यस। बाकी तो मैंने आपकी बुक में से कराया था आगे। मैम ये लास्ट वाला आपने नहीं दिखाया है गेस। एक मिनट बेटा, अपने आप हो गया, बैक हो गया ना, ज्यादा देर तक नहीं चलती है। बीएड के ग्रुप का पता है आप में से किसी को किसने बनाया है?